हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की और हमारा हिंदी का सिलेबस चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि विच्छेद, जो कि आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले पाठ्यक्रम पे नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी का पाठ्यक्रम है जिससे आपके 30 प्रश्न आते हैं। इसमें से हमने टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 9 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग संधि विच्छेद करने वाले हैं। तो आपका इसके बाद शब्द और वाक्य शुद्धि, बस आपका 10वां टॉपिक ही बचेगा, बाकी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है आपका संधि विच्छेद, जिससे आपको कुल 3 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले चलते हैं संधि की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। किसी भाषा में दो शब्दों का मेल होने पर जब दो वर्ण पास पास आते हैं तब उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो जब दो शब्दों का मेल होता है तो जो शब्दों में वर्ण होते हैं और जब वो दो वर्ण आस पास आते हैं, तो जैसे अ का आ बन जाना, ई का व बन जाना, इस तरह का जो यहाँ नियम है उसके अकॉर्डिंग विकार, विकार मतलब कि चेंजेस हो जाता है उसमें, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। यह विकार या रूपांतरण प्रायः 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, दो वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं। दूसरा परिवर्तन क्या हो जाता है, दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये सब विकार है, ये सब परिवर्तन हो रहा है। तीसरा क्या है, दोनों में से एक रूपांतरित हो जाता है और दूसरा मूल रूप में रहता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं उदाहरण से। देव प्लस आलय क्या हो गया आपका, देवालय। तो इसमें क्या हुआ, अ प्लस आ, इसमें देखिए इसमें अ और इसमें आ दोनों मिल गया और क्या बन गया, आ। तो पहला केस हो गया। पवन का क्या हो जाता है, देखिए पो प्लस अन, ठीक है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन हो जाता है। मतलब यहाँ क्या मेल हुआ किन वर्णों का, ओ प्लस अ और क्या बन गया, अव, ठीक है। उसी तरह प्रत्येक का क्या हो जाता है, प्रति प्लस एक। तो यहाँ किन किन वर्णों का मेल हो रहा है, ई प्लस ए और ये क्या बन जा रहा है, ये, ठीक है। अब आते हैं संधि विच्छेद की क्या परिभाषा है। तो संधि विच्छेद का अर्थ होता है दिए हुए शब्द के पदों को अलग अलग कर देना। तो हमने अब तक संधि देखा, मतलब आप दो शब्दों को मिला के एक शब्द बना रहे हैं। अभी संधि विच्छेद का मतलब क्या हुआ कि एक शब्द दिया हुआ है, उसके दो शब्दों को अलग अलग करना है। जैसे कि अनाथालय, तो उसमें क्या हो जाएगा, अनाथ प्लस आलय, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। मतलब इसको आपने दो शब्दों में तोड़ दिया। यहाँ अनाथालय शब्द के दो पदों अनाथ प्लस आलय को अलग अलग करके इसका संधि विच्छेद कर दिया गया है। अतः संधि विच्छेद का अर्थ हुआ शब्द के उन दो पदों को अलग अलग कर देना जिनसे उसका निर्माण हुआ है। तो किसी तरह से आप उसको अलग नहीं कर सकते। उस शब्द का जिन दो पदों से निर्माण हुआ है उन दो पदों को सार्थक तरीके से आप अलग अलग कर पा रहे हैं, उसी को आप संधि विच्छेद कहेंगे। अब आते हैं संधियों के भेद। तो संस्कृत में संधियों के 3 भेद हैं, हिंदी में भी आमतौर पे हम इसे ही संधि के भेद मानते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका स्वर संधि, दूसरा क्या हो गया व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि हो गया। तो ये आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के संधि होते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 3 मार्क कर सकते हैं। अब आते हैं इसका, देखिए जो सबसे पहला है स्वर संधि। तो स्वर संधि पे आते हैं, वो क्या होता है, पहले परिभाषा देखते हैं। दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें जो रूपांतरण होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। तो आप स्वर और व्यंजन तो आपको पता ही होगा। तो जब दो स्वर आसपास आते हैं उसके आने से जो चेंजेस होता है, जो परिवर्तन होता है या जो ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। संस्कृत में स्वर संधियों के 5 प्रकार बताए गए हैं, वही हिंदी में भी मान्य है। तो पहला क्या है आपका दीर्घ संधि, दूसरा क्या हो गया आपका गुण संधि, तीसरा होगा यन संधि, चौथा हो गया आपका वृद्धि संधि और पांचवा होगा अयादि संधि। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले आते हैं दीर्घ संधि पे। तो जब दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि देखिए सवर्णी मतलब अ आ हो गया, आपका ई हो गया, उ हो गया। देख लेते हैं, पहला क्या है अ प्लस अ, वो मिलके क्या हो जाता है आ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, भाव प्लस अर्थ, तो क्या बन जाएगा भावार्थ। उसी तरह तो अ प्लस आ क्या हो जाएगा, ये भी आ हो जाएगा। जैसे कि पुस्तक प्लस आलय क्या हो जाएगा पुस्तकालय। उसी तरह आ प्लस अ
क्या बन जाएगा, ये भी आपका आ बन जाएगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। नेक्स्ट क्या है, आ प्लस आ रहेगा तो भी ये आ ही बनेगा। देखिए इन चारों कंडीशंस में आपका आ ही बन रहा है। और अ के साथ मेल हो और आ के साथ मेल हो, या इसका विपरीत हो, आ के साथ मेल हो या फिर आ का आ के साथ ही मेल हो, तो सभी कंडीशन में आपका आ बनेगा। जैसे आ प्लस आ का एग्जांपल देखिए, विद्या प्लस आलय क्या बन जाएगा आपका, विद्यालय। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रुप हो गया। अब दूसरे ग्रुप में चलते हैं। छोटी प्लस छोटी की मात्रा क्या बन जाएगा, बड़ी। ठीक, जैसे कवि प्लस इंद्र इक्वल टू कविंद्र। उसी तरह छोटी बड़ी मिलके क्या बन जाएगा, फिर से बड़ी बनेगा। जैसे गिरी प्लस ईश क्या हो जाएगा, गिरीश। बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या बन जाएगा, बड़ी ई। जैसे शची प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, शचिंद्र। अगर दोनों बड़ी ई मिल जाए तो क्या बन जाएगा, तो भी बड़ी ई बनेगा। तो देखिए इसमें बड़ी ई ही बन रहा है ये चारों कंडीशंस में। तो एक ग्रुप ये होगा आपका। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, सती प्लस ईश क्या हो जाएगा, सतीश। उसी तरह ऊ वाले में आते हैं, तो छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ क्या बन जाएगा, बड़ी ऊ। जैसे अनु प्लस उदित तो क्या हो जाएगा, अनुदित। वैसे ही छोटी और बड़ी ऊ का जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ी ऊ। जैसे लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी बन जाएगा आपका। उसी तरह बड़ी ऊ छोटी ऊ क्या बन जाएगा, फिर से बड़ी ऊ। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव इक्वल टू वधुत्सव। फिर क्या, बड़ी ऊ और बड़ी ऊ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, फिर से बड़ी ऊ में बन जाएगा। तो ये चारों कंडीशन में आप देखेंगे कि बड़ी ऊ ही बन रहा है। तो क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा, भू प्लस ऊर्ध्व क्या हो जाएगा, भूर्ध्व। अब अगर दो री मिल जाए तो क्या बन जाता है, बड़ी री बन जाता है। जैसे पितृ प्लस ऋण क्या बन जाएगा, पितृण। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ संधि हो गया। अब आते हैं गुण संधि पे। गुण संधि क्या होता है, यदि अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा अ का आ के साथ संगम, फिर हमने देखा ई का ई के साथ संगम, ऊ का ऊ के साथ, और री का री के साथ। तो ये सब आपके थे दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये सवर्णी स्वर हम लोग इसको बोल रहे थे। इस सारे ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे थे, सवर्णी स्वर। अब गुण संधि में क्या बोल रहा है, देखिए फिर से, यदि अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। तथा इसके साथ साथ अ अथवा आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और अ अथवा आ के बाद यदि री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। तो तीन कंडीशन है इसमें, उस सबको एक एक साथ देख लेते हैं। पहला कंडीशन आपका क्या है, अगर अ और अ या आ के बाद ई या ई आए, मतलब छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। उसी तरह अ अथवा आ के बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। और तीसरा है अ और आ के अ या आ के बाद यदि री आए तो क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, वो अर बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल से देख लेते हैं। अ प्लस ई क्या हो गया आपका, ए बन गया। जैसे देव प्लस इंद्र क्या बन गया, देवेंद्र। उसी तरह अ प्लस बड़ी ई तो क्या बन जाएगा, फिर से ए बनेगा। जैसे नर प्लस ईश नरेश। अगर आ के साथ छोटी ई लगेगा तो भी ए ही बनेगा। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र। अगर आ के साथ बड़ी ई भी लगेगा तो ए ही बनेगा। तो हम लोग अभी ये इसी कंडीशन की बात कर रहे हैं। जैसे महा प्लस ईश क्या हो जाएगा, महेश। अगर अ के साथ ऊ का मेल हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ओ। जैसे कि भाग्य प्लस उदय क्या बन जाएगा, भाग्योदय। इसी में आगे अगर अ के साथ बड़ी ऊ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, ओ। जैसे जल प्लस ऊर्मी बराबर जलोर्मी। अगर अ के साथ छोटी ऊ का मेल होगा तो भी ओ बनेगा। जैसे नयन प्लस उत्सव बराबर नयनोत्सव। अब आते आ के साथ अगर बड़ी ऊ का मेल होगा तो भी ओ ही बनेगा, जो कि हमारा दूसरा कंडीशन था। जैसे महा प्लस ऊर्मी बराबर महोर्मी। अब आते अ के साथ अगर री का मेल होगा तो क्या बनेगा, अर। जैसे देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। तो जब अ के साथ री का मेल होगा तो अर होगा, मतलब पूरा र यहाँ पे होगा। अगर आ के साथ री का मेल होगा
तो ये अर हो जाएगा, जो ये पूरा र नहीं है, आधा र है। जैसे महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ठीक है, तो ये आपको गुण संधि समझ में आ गया होगा। इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा जिससे कि आपको जो नियम है वो आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं यण संधि पे, तो इसका देख लेते हैं क्या नियम है। यदि ई मतलब छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब कोई भी स्वर, मतलब इससे भिन्न स्वर कोई भी आए, तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो जाता है। कि ये जो आपको स्वर दिए गए हैं, इसके बाद अगर इसके साथ कोई भिन्न स्वर आए तो आपका ये क्रमशः य, व, र में परिवर्तित हो जाता है। तो देख लेते हैं, जैसे ई का य हो जाना, जैसे ई का य हो जाना किस केस में होता है, इति प्लस आदि, मतलब देखिए ई और किसका मेल हो रहा है, आ का मेल हो रहा है, तो क्या बन जा रहा है, इत्यादि। तो क्या हो गया, य यहाँ पे विकार के रूप में परिवर्तित हो गया, रूपांतरित हो गया। उसी तरह बड़ी ई का य बन जाना, जैसे देवी प्लस आवाहन, तो इसमें बड़ी ई प्लस आ का हुआ, मतलब बड़ी ई है उसके साथ एक कोई भिन्न स्वर आ गया, भिन्न स्वर कौन सा हुआ, आ हुआ, तो देवी प्लस आवाहन क्या हो गया, दिव्या वाहन। तो यहाँ भी देखेंगे कि य बन गया है, जो ई था वो य बन गया, और ये शब्द क्या परिवर्तन हो गया, दिव्या वाहन। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ऊ का व बन जाना, तो ऊ मतलब छोटी ऊ के साथ देखिए अगर सु प्लस आगत, तो क्या बन जाता है, स्वागत। तो ऊ क्या बन गया, व में परिवर्तित हो गया, सु प्लस आगत, ऊ प्लस आ, मतलब ऊ के साथ एक भिन्न स्वर आ गया, तो क्या बन गया, स्वागत। उसी तरह बड़ी ऊ का व में परिवर्तित हो जाना, जैसे वधु प्लस आगमन, तो बड़ी ऊ प्लस आ, वध्वागमन। ठीक है, अब री का र में परिवर्तित हो जाना, जैसे पितृ प्लस आदेश, क्या बन जाएगा, पित्रादेश। ठीक है, अब आते हैं अगले वृद्धि स्वर संधि पे, तो इसका नियम देख लेते हैं। यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए हो तो दोनों को मिलाकर ए, और यदि ओ अथवा औ हो तो दोनों को मिलाकर अ हो जाता है। तो देखिए पहले अ और आ तो आपका फिक्स है, अगर उसके साथ ए और ए हो तो वो क्या बन जाएंगे, ए, और यदि अ और आ के साथ ओ या औ आते हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। यही आपका वृद्धि स्वर संधि है। देखिए पहले अ के साथ देख लेते हैं, अ के साथ ए आता है तो ए बन गया, जैसे एक प्लस एक क्या हो गया, एक का एक। अ के साथ ए आता है तो भी ए बनेगा, जैसे मत प्लस ऐक्य क्या बन जाएगा, मतैक्य। अब आ के साथ अगर ए आएगा तो भी ए बनेगा, जैसे सदा प्लस एव सदैव। उसी तरह आ के साथ अगर ए आएगा तो भी ए ही बनेगा, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब आते अ के साथ अगर औ आ जा रहा है तो भी औ बनेगा, जैसे परम प्लस औषध परम औषध। अ के साथ ओ आता है तो भी औ ही बनेगा, जैसे जल प्लस ओद जलौद। अगर आ के साथ ओ आ रहा है तो भी औ ही बनेगा, जैसे महा प्लस ओग महोग। अगर आ के साथ औ आ रहा है तो भी औ ही बनेगा, जैसे महा प्लस औषध महौषध। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते अयादी स्वर संधि, ये क्या होता है, यदि ए, ए और ओ, औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो इनका परिवर्तन क्रमशः अय, आय, अब, आव में हो जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ए, ए, ओ और औ इनके बाद अगर इसको छोड़कर कोई और भी स्वर आता है तो उसका परिवर्तन क्रमशः अय में हो जाएगा, मतलब ए अय हो जाएगा, अय आय हो जाएगा, ओ अब हो जाएगा, और औ आपका क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं एग्जांपल, ए का अय हो जाना, मतलब जैसे ने प्लस अन हो गया, जैसे ए के साथ अ आ गया। ठीक है, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि ए, अय, ओ और औ का मेल अगर किसी अन्य स्वर जो यहाँ पे नहीं दिया गया है उसके साथ इसका अगर मेल होता है तो क्या बन जाएगा, ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, और औ का आव हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। ए का आय क्या हो गया, ने प्लस अन क्या हो गया आपका, नयन। अय का आय कैसे होगा, नय प्लस अक क्या हो जाएगा, नायक। ओ का अब हो जाना, एग्जांपल पो प्लस अन पवन,
औ का आव हो जाना, जैसे पौ प्लस अन क्या हो जाएगा आपका पावन। तो देखिए पवन का हो गया पो प्लस अन और पावन का हो जाए पौ प्लस अन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं संधि के दूसरे भेद यानी व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि क्या होता है वो देख लेते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आपको स्वर और व्यंजन तो पता ही होगा, व्यंजन अब क ख ग घ ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी व्यंजन के साथ कोई दूसरा स्वर या कोई दूसरा व्यंजन आता है तो उसके साथ उसके आने से जो परिवर्तन होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए वाक प्लस ईश वागीश, तो इसमें एक आपका व्यंजन हो गया, दूसरा आपका स्वर हो गया और इन दोनों के मेल से क्या बन गया? गी हो गया। ठीक है, तो परिवर्तन के रूप में क्या हो गया? गी। उसी तरह देखेंगे सत प्लस जन तो क्या बन जाएगा? सज्जन। इसके भी नियम हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बस एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें किस किस का मेल हुआ? त और ज, दोनों व्यंजन ही है और इसको मिलके क्या हो जाता है? ज। उसी तरह उत प्लस हार क्या बन जाता है? उद्धार। तो इसमें किसका मेल हुआ? एक व्यंजन जो कि त और दूसरा व्यंजन ह और दोनों मिलके ध, ये बन गया। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन संधि के नियम। तो पहला नियम आपका क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, पढ़ते हैं इसको फिर समझ में आएगा आपको। किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो हर एक वर्ग होता है आपका क वर्ग का क ख ग घ अंग, च का क्या होता है? च छ ज झ। इसी तरह से देखेंगे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, आपको पता होगा। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो उस वर्ग का ये सब पहला वर्ण है, का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तो इसका मेल किसके साथ होना है? या तो किसी स्वर के साथ या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ। तो अगर जैसे देखेंगे कि क का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग, च का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ज, ट का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ड, त का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? द, प का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ब। या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन, य र ल व को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। समझिए इसको क्या है, क्या बोल रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण मतलब क च ट त प, इसको आप एक साइड रख दीजिए, इसका मेल किस किस के साथ होना है? या तो किसी स्वर के साथ या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, मतलब किसी वर्ग का जो तीसरा वर्ण है उसके साथ, या चौथे वर्ण के साथ, या फिर अंतस्थ व्यंजन जिसमें य र ल व आते हैं। अगर इन सब से मेल होता है क च ट त प का, तो जो वर्ग का पहला वर्ण है जैसे कि क च ट त प, वो क्या हो जाएगा? उसी वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ड का ट हो जाएगा और त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये। तो क का ग हो जाना, दिक प्लस गज। तो देखिए ये आपका हो गया क और इसमें क्या मेल हुआ? ग। कहाँ पे? देखिए किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से इसका मेल हो रहा है, तो क्या बन गया? दिग्गज। मतलब क किस में कन्वर्ट हो गया? अपने ही वर्ग में ग से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह दिक प्लस अंत क्या हो गया? दिगंत। यहाँ भी देखेंगे कि क का किसी स्वर के साथ हुआ मेल, तो क्या बन गया? ग हो गया। क यहाँ पे ग हो जा रहा है। दिक प्लस विजय, यहाँ पे किसके साथ हुआ मेल? अंतस्थ व्यंजन के साथ। तो क क्या फिर से ग में कन्वर्ट हो जाएगा, दिक प्लस विजय दिग्विजय। वाक प्लस ईश, अब क का फिर से एक स्वर के साथ मेल हुआ तो क्या बन जाएगा? वागीश। यहाँ पे देखिए ग आ गया, क ग में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। पहला था आपका क से ग हो जाना। अब आते हैं च का ज होना, जैसे अच प्लस अंत क्या हो जाएगा? अजंत। तो च किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। उसी तरह अच प्लस आदि क्या हो जाएगा? अजादि। तो देख रहे हैं आप कि ज में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ट का ड हो जाना, षट प्लस आनंद। तो ट के साथ कोई स्वर आ गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? ड में, षडानंद हो गया। उसी तरह षट प्लस रिपु क्या बन जाएगा? षड रिपु। तो ड में कन्वर्ट हो गया, ट ड में परिवर्तित हो गया। अब त का द होना, जैसे भगवत प्लस भजन, तो क्या हो गया? त प फ भ किसी का तीसरा वर्ण आ रहा है तो उसमें क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द में। देखिए यहाँ पे द में भगवत भजन हो जाएगा। उसी तरह उत प्लस योग, त का किसके साथ हो गया आपका? त तो पहला वर्ण है आपका, किसी वर्ग का पहला वर्ण,
और किसके साथ इसका हो रहा है अंतस्थ व्यंजन य के साथ, तो ये भी त का द में परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरह सत प्लस भावना, त का प वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ में हो रहा है यानी भ के साथ, तो सत प्लस भावना क्या हो जाएगा सद्भावना। उसी तरह सत प्लस गुण, त का किसके साथ मेल हो रहा है क वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, तो क्या बन जा रहा है त हो गया द, मतलब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। देखिए ट ड हो जा रहा है, च ज हो जा रहा है, क ग हो जा रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। प का ब होना, जैसे अप प्लस ज क्या बन जाएगा अब्ज, तो प वर्ग का पहला वर्ण है और इसका मेल हो रहा है च वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, तो ये ब में कन्वर्ट हो जा रहा है। अप प्लस धी क्या हो जाएगा अवधि। उसी तरह सुप प्लस अंत क्या बन जाएगा सुबंत। तो देखेंगे आप प त वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ इसका मेल हो रहा है तो क्या बन जाएगा ब बन जाएगा। उसी तरह प वर्ग के पहले वर्ण का किसी स्वर के साथ मेल हो रहा है तो भी ब में परिवर्तित हो जा रहा है। अब आते हैं व्यंजन संधि के दूसरे नियम पे। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले नियम में हमने क्या देखा कि तीसरे वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जा रहा था। अभी क्या है किसी वर्ग का जो पहला वर्ण है वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखते हैं यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो वर्ग किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, वस्तुतः केवल न म, अनुनासिक वर्ण किसको बोलते हैं यहाँ पे न और म को ले रहे हैं, से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण मतलब अंग य न न म हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो पांचवा देखिए हर एक वर्ग का पांचवा वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है। कैसे परिवर्तित हो जा रहा है क्योंकि उसके साथ किसी अनुनासिक वर्ण यानी न या म का मेल हो जा रहा है, तो वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे क का अंगा हो जाना, जैसे वाक प्लस मैं वांग्मय। ठीक है, तो क का किसके साथ हुआ म के साथ, तो म और न के साथ जब भी होगा जिसको अनुनासिक वर्ण भी यहाँ पे बोला जा रहा है, तो जो आपका किसी वर्ग का जो पहला वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ क का अंगा में हो गया, त का ण में होना, षट प्लस मुख षण्मुख हो जाएगा। ठीक है, त का न होना, तो देखिए उत प्लस मत क्या हो जाएगा उन्मत्त, तो त का किसके साथ हुआ म के साथ। तत् प्लस मैं क्या हो जाएगा तन्मय, चित प्लस मैं क्या हो जाएगा चिन्मय, जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा जगन्नाथ। तो त के साथ देखिए अभी तक तो म का मेल हो रहा था, अभी न का मेल हुआ, फिर भी वो न में ही कन्वर्ट हो जाएगा, त का न में, मतलब अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाना। तीसरे नियम पे आते हैं छ संबंधी नियम। किसी भी हर्ष स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। तो कोई भी हर्ष हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर तो आपको पता ही होगा, तो किसी भी हर्ष स्वर या आ का किससे मेल हो रहा है, अगर छ से मेल होता है तो छ से पहले जो शब्द बनेगा उसमें छ से पहले च जोड़ देंगे, मतलब छ, इस तरह का परिवर्तन हो जाएगा। फिर से बताता हूं, कोई भी हर्ष स्वर हो या आ हो उसका मेल अगर छ से हो रहा है तो जो जो शब्द बनेगा आपका उसमें आधा च और छ इस तरह से उसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, स्व प्लस छंद, तो यहाँ पे देखिए अ और छ का यहाँ पे मिश्रण हो रहा है तो क्या बन जा रहा है स्वच्छंद, तो च छ जो हम लोग जोड़ दिए आधा च और छ। उसी तरह परि प्लस छेद क्या हो जाएगा परिच्छेद। उसी तरह अनु प्लस छेद या उ हो गया, उ प्लस छ का यहाँ पे मिलाप हो रहा है तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद। वी प्लस छेद क्या हो जाएगा विच्छेद। अब आते हैं त संबंधी नियम। इसमें पहला है त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे देखिए उत प्लस चारण क्या हो जाता है उच्चारण, तो यहाँ पे त च में परिवर्तित हो गया। उत प्लस चरित क्या हो जाएगा उच्चरित, तो यहाँ भी त च में परिवर्तित हो गया, च मतलब ये आधा। जगत प्लस छाया, तो त और छ का मेल हुआ तो क्या हुआ जग छाया। सत प्लस चरित्र क्या हो जाएगा सच्चरित्र। तो त के बाद यदि च और छ हो, जैसा देख रहे हैं त के बाद च, त के बाद च, त के बाद छ, त के बाद च, तो सब क्या में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो त का क्या हो जा रहा है च बन जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा इसी में त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है।
जैसे देखिए सत प्लस जन है तो त किस में बदल गया, ज में आपका बदल गया, देख सकते हैं ज में बदल गया, यहाँ पे सज्जन हो गया। जगत प्लस जननी है तो त का ज के साथ मेल हुआ तो क्या हो गया, जग जननी, तो ज में परिवर्तन हो गया। विपत प्लस जाल, त का ज के साथ विपजाल। उत प्लस ज्वल, तो त का ज के साथ हो जा रहा है, क्या हो रहा है, उज्ज्वल हो जा रहा है। अब देखिए उत प्लस झटिका, मतलब त का झ के साथ हो रहा है, फिर भी वो ज में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, त क्या हो रहा है, ज में कन्वर्ट हो जा रहा है, उज्झटिका हो जाएगा। देखिए ज यहाँ पे आ गया, स्पष्ट है। इसी में तीसरा नियम, त के बाद यदि ट या ड आए तो क्या हो जाएगा, त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। तो यदि त के बाद ट आएगा तो वो ट में आधा ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और त के बाद यदि ड आएगा तो वो आधा ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बृहत प्लस टीका तो क्या हो जाएगा, बृहट टीका। तो ये त, यहाँ जो त था वो आधा ट में परिवर्तित हो गया। उसी तरह उत प्लस डयन, तो यहाँ पे त है और यहाँ ड है, तो त का जब ड के साथ होगा तो आधा ड में परिवर्तन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं एक आधा ड यहाँ पे ऐड हो गया, उड्डयन हो गया। चौथा नियम इसी में, त के बाद यदि ल हो तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। यदि त का ल के साथ मेल होगा तो त जो होगा ल में परिवर्तित हो जाएगा। ल मतलब कि आधा ल, जैसे कि उत प्लस लास क्या हो जाएगा, उल्लास। तो देखिए आधा ल यहाँ पे जुड़ गया है। तत् प्लस लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन, आधा ल यहाँ पे जुड़ गया। उत प्लस लेख क्या हो जाएगा, उल्लेख। अब आते त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। तो यदि त के बाद श हो तो त क्या बन जाएगा, च हो जाएगा, और श क्या बन जाएगा, छ होगा। तो यहाँ पे दो परिवर्तन हो रहा है। अगर त के बाद श आ रहा है तो त तो च में परिवर्तित होगा ही, जो श है वो भी छ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं उत प्लस श्वास, ठीक है, तो पहले देखिए उच्छ्वास हो गया, मतलब त क्या में परिवर्तित हो गया, च में, और जो श था वो छ में परिवर्तित हो गया। दोनों को हम लोग हलंत के साथ लिख रहे हैं, मतलब कि आधा है, ठीक है। उसी तरह सत्य प्लस शास्त्र, तो त का श से हो रहा है मिलाप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सच्छास्त्र, मतलब त च में परिवर्तित हो गया और श जो है वो छ में परिवर्तित हो गया। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला नियम, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। तो यदि त और ह का मेल हो तो त द में बदल जाएगा और ह जो है वो आपका ध में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, तत् प्लस हित तो क्या हो जाएगा, तद्धित। तो यहाँ पे देखिए त और ह का मेल हुआ तो क्या बन गया, यहाँ पे त किस में कन्वर्ट हो गया, त बन गया द और ह बन गया ध, ठीक है। उसी तरह उत प्लस हार तो त उद्धार हो गया, त बन गया आपका द और ह क्या बन गया आपका, ह बन गया ध। उसी तरह उत प्लस हत उद्धत, उत प्लस हृत उद्धृत, ठीक है। अब आते हैं पांचवें नियम, न संबंधी नियम। यदि री र श के बाद न हो या री र श के बाद स्वर कवर्ग पवर्ग अंतस्थ और अनुस्वार में से एक या अधिक हो, या फिर उसके बाद न हो तो न का ण में परिवर्तन हो जाता है। इसमें परिवर्तन किस में हो रहा है आपका, देखिए सबसे पहले परिवर्तन आपका न का ण में हो जा रहा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि अगर री र श के बाद न हो, ये आपका पहला कंडीशन है। और दूसरा क्या हो गया आपका, री र श के बाद स्वर हो कवर्ग हो पवर्ग हो या अंतस्थ व्यंजन हो, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका दूसरा केस हो गया। तीसरा क्या है कि अनुस्वार में से एक या अधिक हो और फिर उसके बाद न हो, तो ये आपका तीसरा केस हो गया। तो अगर इन तीनों में से कोई भी केस है तो आपका न क्या होगा, ण में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग, परि प्लस नाम क्या हो गया, परिणाम। तो न क्या में कन्वर्ट हो गया, ण में। तो इसमें क्या हो गया, री प्लस न यहाँ पे आया तो न ण में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह प्र प्लस नाम प्रणाम हो जाएगा, त्रिश प्लस न हो जाएगा तो तृष्णा हो जाएगा। ये न ण में कन्वर्ट हो जा रहा है। मर प्लस अन, अब यहाँ पे आ गया स्वर, तो मरण। भूष प्लस अन भूषण। नार प्लस अयन नारायण। राम प्लस अयन रामायण। प्र प्लस मान क्या बन जाएगा, प्रमाण। अब आते हैं म संबंधी नियम। तो पहला इसमें क्या है, म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में
बदल जाता है। तो देखिए इसका सीधा सीधा मतलब है कि म का अगर मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन में हो रहा है तो म क्या में बन जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, सम प्लस कलन क्या हो जाएगा, संकलन। सम प्लस गति, संगति। देखिए जैसे म का ग में हो रहा है तो म किस में कन्वर्ट हो गया, न में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आ गया संगति। सम प्लस चय क्या बन जाएगा, संचय। तो आप देख रहे हैं अनुस्वार लग जा रहा है। परम प्लस तु क्या हो जाएगा, परंतु। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण बन जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार, मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ते तो इसको संकलन है, लेकिन यहाँ पे आता है अंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग। इस वर्ग का जो पंचमाक्षर क्या हो जाएगा आपका, इसका भी, क्योंकि ये क वर्ग का है तो इसका भी आपका अंग ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, संगति। लेकिन एक तरह से इसका अंग वाला जो अनुस्वार है वो आ रहा है यहाँ पे। उसी तरह च का क्या है, तो च वाले में आपका इया आता है, तो ये वाला अनुस्वार है संचय। इया इया जैसा कुछ आपको अनुस्वार आएगा। ये त वर्ग का है तो यहाँ पे सीधा सीधा परंतु आ जाएगा, क्योंकि त का जो पंचमाक्षर है वो ना है, ठीक है, परंतु। उसी तरह पूर्ण है तो प वर्ग का क्या आता है, म आता है, प फ ब भ म पंचमाक्षर। तो संपूर्ण, इसलिए हम यहाँ पे म की ध्वनि यहाँ पे निकल रही है, संपूर्ण, संपूर्ण या फिर ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हम लोग, संपूर्ण बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी वर्ग का व्यंजन रहेगा उस वर्ग का जो पंचमाक्षर रहेगा उसका अनुस्वार इसमें लग जाएगा। हालांकि इसको पढ़ते हैं न की ध्वनि से ही, लेकिन ये है अंग, ये भी अंग है आपका, ये इया है, और ये आपका न हो गया, ये म हो गया, ठीक है। अब आते दूसरे नियम पर। म का मेल यदि य र ल व श स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। तो यदि म का मेल य से हो जाए, र से हो जाए, ल व श मूर्धन्य स दंत स ह से हो तो म किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में ही परिवर्तित हो जाएगा। देखिए सम प्लस योग क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। सम प्लस रक्षक क्या हो जाएगा, संरक्षक। सम प्लस लाभ क्या हो जाएगा, संलाभ। सम प्लस विधान क्या हो जाएगा, संविधान। सम प्लस क्षय क्या हो जाएगा, संशय। सम प्लस सार क्या हो जाएगा, संसार। सम प्लस हार क्या हो जाएगा, संहार। तीसरा नियम, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए सम प्लस मान आ गया तो क्या हो गया, सम्मान। सम प्लस मति हो गया तो क्या हो गया, म का मेल हो रहा है तो ये म ही रह जाएगा, सम्मति। अब स संबंधी नियम देख लेते हैं। स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। तो अगर आ को छोड़कर कोई और स्वर का अगर मेल स से हो रहा है तो स का क्या, श हो जाता है, मतलब दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए वी प्लस सम विषम, तो आ को छोड़ के यहाँ पे क्या है, ई है, तो ई प्लस स मिलके क्या हो जा रहा है, विषम, मतलब स किसमें बदल जा रहा है, श में बदल जा रहा है, ठीक है। उसी तरह v प्लस सात, मतलब यहाँ भी छोटी ई प्लस स का मेल हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, विषाद। उसी तरह सु, मतलब उ की मात्रा यहाँ पे है, और स का मेल हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, सुषमा। तो आप देख रहे हैं स जो है आपका श में परिवर्तित हो जा रहा है। तो हमने देख लिया स्वर संधि। तो स्वर संधि में, स्वर संधि के विभिन्न आपने भेद देख लिए, और फिर उसके बाद हमने व्यंजन संधि देखा। व्यंजन संधि के कितने नियम होते हैं वो सारे हम देख लिए। अब संधि के तीसरा जो भेद है यानी विसर्ग संधि, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो किसी भी वर्ण के साथ, जैसे हम इस तरह से लिखते हैं किसी भी वर्ण के साथ, तो ये जो दो बिंदु आप दे रहे हैं इसी को हम लोग विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग के बाद अगर कोई भी स्वर या व्यंजन आ रहा है तो जो विसर्ग, जिस चीज में परिवर्तन हो रहा है उसका, मतलब विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग विसर्ग संधि बोलते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, निह प्लस आहार क्या बन जाएगा, निराहार। तो आप देख सकते हैं कि विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया, र में परिवर्तित हो गया। उसी तरह दुह प्लस आशा क्या बन गया, दुराशा, तो यहाँ भी र आ गया। उसी तरह तपह प्लस भूमि क्या बन गया, तपोभूमि, तो ओ में यहाँ परिवर्तित हो गया। मनः प्लस योग तो क्या बन गया, मनोयोग, यहाँ भी ओ में परिवर्तित हो गया। तो इसके नियम देख लेते हैं। तो पहला, विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले अ
और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो इसमें दोनों तरफ देखना है। एक तो विसर्ग के पहले क्या है, तो विसर्ग के पहले अ हो और बाद में या तो अ हो अथवा किसी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मन प्लस अनुकूल। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि विसर्ग के पहले अ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अ है मतलब अ की ध्वनि है और उसके बाद में क्या है, बाद में भी अ है तो ओ में परिवर्तित हो गया, मनोनुकूल, मन प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है, उसी तरह अध प्लस गति। तो इसमें देखेंगे विसर्ग के पहले अ की ध्वनि है, हाँ है, और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ग है तो ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसलिए ये भी यहाँ पे भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसीलिए यहाँ पे भी अधोगति हो जाएगा, अधा प्लस गति अधोगति। आगे चलते हैं, तप प्लस बल। तो इसमें अ की ध्वनि है विसर्ग से पहले, हाँ है, और प वर्ग का इसमें तीसरा वर्ण है ब, तो उस कंडीशन में भी आपका ओ में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब तपह प्लस बल तपोबल हो जाएगा। उसी तरह वया प्लस वृद्ध। तो देखिए विसर्ग से पहले अ, व, अ, ठीक है, तो इसमें अ की ध्वनि है प्लस इसका किससे मेल हो रहा है, व से। तो इसमें ये भी है कि या तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह हो, इनमें से कोई भी हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, व है तो हाँ है, और विसर्ग से पहले अ है तो इसलिए ये भी वयोवृद्ध बन जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह तपह प्लस भूमि तपोभूमि हो जाएगा, पयः प्लस द क्या हो जाएगा, पयोद। उसी तरह पयः प्लस धन क्या हो जाएगा, पयोधन। मनः प्लस रथ क्या हो जाएगा, मनोरथ। देखिए सब में या तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ रहा है या फिर य, र, ल, व, ह आ रहा है और विसर्ग से पहले अ की ध्वनि आ रही है, तो ये ओ में विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जा रहा है। मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस हर मनोहर हो गया। इसमें एक अपवाद भी है, जैसे पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है, तो इसमें दो अपवाद है, अगर पुनः शब्द रहे या अंतः रहे उसमें विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तो देखिए यहाँ पे पुनः है, अगर उसमें यहाँ पे म के साथ मेल भी हो रहा है तो वो क्या बन जा रहा है, र बन जा रहा है, जो विसर्ग है वो र बन जा रहा है। तो पुनः और अंतः जो शब्द है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, उसके साथ अगर कुछ भी जुड़ेगा तो विसर्ग क्या बन जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पुनः प्लस मुद्रण पुनर्मुद्रण हो गया, अंतः प्लस धान क्या हो गया, अंतर्धान हो गया। तो सब में देख रहे हैं र की मात्रा लग जा रहा है। पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म हो गया, देखिए ये रेफ लग जा रहा है। अंतः प्लस अग्नि क्या हो जा रहा है, अंतर अग्नि। तो र में परिवर्तित हो जा रहा है हलंत के साथ, मतलब आधा र के फॉर्म में ये विसर्ग परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये किसके लिए है, सिर्फ पुनः और अंतः, जो कि अपवाद है, हम लोग जो विसर्ग का नियम देख रहे हैं उसका। विसर्ग का र हो जाता है, तो देखिए यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो इसमें क्या कंडीशन है, पहले तो विसर्ग के पहले अ और आ नहीं आना चाहिए, तो विसर्ग के पहले आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो, जैसे ई हो गया, बड़ी हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, कुछ भी आए। और बाद में क्या होना चाहिए, प्लस बाद में आ हो, ऊ हो, बड़ी ऊ हो, या इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो किसी वर्ग का, या फिर य, र, ल, व में से कोई भी हो, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो देख लेते हैं उसको, जैसे निह प्लस आशा। देखिए विसर्ग से पहले आपको कौन सी ध्वनि आ रही है, तो आपकी ई की ध्वनि आ रही है, ई स्वर है इसमें, तो ई और बाद में क्या है, आ है। तो देखिए पहले हमें आ को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए और बाद में या तो आ हो, ऊ हो, बड़ी ऊ हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो किसी वर्ग का, या फिर य, र, ल, व हो, तो वो विसर्ग क्या में र में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पहले ई है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद आ हो रहा है तो निराशा हो गया, तो र जो विसर्ग था वो र में परिवर्तित हो गया। उसी तरह निह प्लस धन निर्धन हो गया, तो र इसमें आ गया। निह प्लस बल क्या हो गया, निर्बल। तो आप देख रहे हैं कि ये तीसरा, चौथा या पांचवा ही जो आपका वर्ण है वही आ रहा है, जैसे त, थ, ध, ध, तो ये चौथा है, प, फ, ब ये तीसरा है, च, छ, ज ये भी तीसरा है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ही आना चाहिए, या फिर य, र, ल, व हो,
या फिर आ उ या उ हो, तभी ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा। तो नि प्लस जन क्या हो गया, निर्जन हो गया। उसी तरह देखिए आशी प्लस वाद, आशीर्वाद हो गया, यहाँ पे व आ गया है, और इससे पहले कौन सी मात्रा है, बड़ी की। दुह प्लस बल क्या हो गया, दुर्बल। दुह प्लस जन क्या हो गया, दुर्जन। नि प्लस धारण क्या हो गया, निर्धारण। दुह प्लस उपयोग क्या हो गया, दुरुपयोग। दुह प्लस ऊह क्या हो गया, दुरूह। बहि प्लस मुख क्या हो गया, बहिर्मुख। तो आप सब में देख रहे हैं कि जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जा रहा है, और उसके नियम हमने यहाँ पे देख लिए कि क्या नियम होना चाहिए। अब तीसरा नियम है विसर्ग का, विसर्ग का श हो जाता है। तो ये नियम देख लेते हैं, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो या बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो इसका नियम क्या है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद आपका च हो, छ हो या श हो, तो विसर्ग क्या में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है आपका आधा श में। ठीक है, जैसे देख लेते हैं उदाहरण, नि प्लस चिन्ह क्या हो गया, निश्चिंत। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, श में, आधा श में। नि प्लस छल क्या हो जाएगा, निश्चल। दुह प्लस शासन क्या हो जाएगा, दुशासन। दुह प्लस चरित्र क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। तो आप सब में देख रहे हैं कि आधा श में परिवर्तन इसका हो जा रहा है। चौथा नियम क्या है, विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। देखिए इसमें क्या नियम है, विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो इसमें पहले क्या है, तो विसर्ग के पहले ई हो या फिर उ हो, दोनों छोटी है, उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, और इसके बाद में क्या हो, आपका क हो गया या फिर ख या फिर ट या ठ, मतलब पहले का दो वर्ण, या प हो या फ हो। तो अगर ये मेल होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग आधा श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नि प्लस कपट, तो इसके पहले देखिए क्या है, इसके पहले ई है और इसके बाद में आपका क हो गया, तो क्या बन गया, जो विसर्ग यहाँ पे था वो यहाँ आधा श में परिवर्तित हो गया, निष्कपट हो गया। उसी तरह निह प्लस कंटक, निष्कंटक हो गया। धनु प्लस टंकार क्या हो गया, धनुष्टंकार। निह प्लस ठुर क्या हो गया, निष्ठुर। निह प्लस प्राण क्या हो गया, निष्प्राण। और निह प्लस फल क्या हो गया, निष्फल। इसका अपवाद क्या है, दुख प्लस ख यानी दुख हो गया, इसमें ये रूल काम नहीं करता, ये अपवाद है, तो दुख का संधि विच्छेद क्या हो गया, दु प्लस ख। ठीक, पांचवा नियम है विसर्ग का स हो जाता है। तो इसमें देखिए विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो अगर विसर्ग के बाद, इसमें पहले नहीं देखना है, यदि विसर्ग के बाद त या थ में से कोई भी आ रहा है तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग आपका आधा स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नमः प्लस ते क्या हो जाएगा, नमस्ते। तो विसर्ग है, उसके बाद क्या आया आपका, त आ रहा है, तो ये बन जाएगा आधा स। उसी तरह मनः प्लस ताप, मनस्ताप। दुह प्लस तर, दुस्तर। निह प्लस तेज, निस्तेज। निह प्लस संताप, निस्संताप। दुह प्लस साहस, दुस्साहस। तो सब में आप देखेंगे कि विसर्ग आधा स में परिवर्तित हो जा रहा है। छठा नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग हो और उसके बाद छ हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग तो लुप्त हो जाएगा, मतलब विसर्ग हट जाएगा और छ की जगह क्या आ जाएगा, छ की जगह च आ जाएगा। तो विसर्ग की जगह कुछ नहीं आएगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, और जो छ है जो कि विसर्ग के बाद आ रहा है उसकी जगह पे च हो जाएगा। तो इस नियम के तहत अगर विसर्ग के बाद छ है, अगर विसर्ग के बाद छ है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और छ के साथ आधा च जुड़ जाएगा। वही यहाँ पे बोला गया, जैसे देखिए अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। तो यहाँ पे च जुड़ गया और विसर्ग का लोप हो गया, या फिर बोल सकते हैं विसर्ग च में परिवर्तित हो गया। उसी तरह छत्र प्लस छाया, विसर्ग के बाद छ आया तो विसर्ग आपका इसके साथ च यहाँ पे जुट गया है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग है उसके बाद र आ रहा है तो विसर्ग तो लुप्त हो जाएगा और जो उसके पहले का स्वर है उसकी जो मात्रा है वो चेंज हो जाएगा। पहले का स्वर क्या
पहले का स्वर जो है दीर्घ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे निह प्लस रोग है, तो आप देख रहे हैं विसर्ग के साथ क्या आ रहा है, र हो, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, ये आप समझ गया। तो क्या हो जाएगा इसका, ये आपका लुप्त हो जाएगा, मतलब गायब हो गया, आपका विसर्ग गायब हो जाएगा, लेकिन जो इसके पहले का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। अगर ये जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटी ई की मात्रा है, तो ये बनेगा क्या, बड़ी ई हो जाएगा। उसी तरह निह प्लस रस देखेंगे तो विसर्ग प्लस र आ रहा है, तो विसर्ग गायब हो गया, और इधर का जो आपका छोटी ई की मात्रा लगी हुई थी वो स्वर क्या हो गया, आपका दीर्घ स्वर हो गया, यहाँ पे नीरस हो जाएगा। तीसरा नियम, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो, ये विसर्ग के पहले है, और इसके बाद इन दोनों के अलावा कोई भी अदर स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं अतः प्लस एव, मतलब क्या हो जाएगा कि विसर्ग के पहले क्या है आपका, विसर्ग के पहले अ या आ का स्वर आ रहा है, और उसके बाद क्या, उसके अलावा आ के अलावा ए आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अतएव। देखिए इसको ऐसे ही लिख दिया, विसर्ग आपका गायब हो गया और कोई बाकी कोई परिवर्तन नहीं आया। विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर विसर्ग के पहले अ है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, और उसके बाद में या तो क या ख या प या फ हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग को वैसे ही शब्द के साथ लिख दिया जाता है। जो भी शब्द बनता है उन दोनों के मेल से उसको उसमें भी विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे रजह प्लस कन क्या बन जाएगा, रजह कन। क्यों क्यों हो रहा है ये, क्योंकि आपका विसर्ग से पहले अ ध्वनि आप देख रहे हैं और उसके बाद आपका क आ रहा है, तो रजह कन वैसे ही लिख देंगे। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल हो गया। अंतः प्लस करण, अंतःकरण हो गया। अंतः प्लस पुर, अंतःपुर हो गया। तो वैसे ही रह जाएगा, विसर्ग आपका वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में क ख प या फ हो। ठीक, जैसे देखिए अधः प्लस पतन, अब देखिए विसर्ग के पहले अ का ध्वनि है और बाद में प है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे अधः पतन। पुनः प्लस फलित, तो उसको भी पुनः फलित लिख देंगे वैसे ही। इसका अपवाद क्या है, नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। तो यहाँ पे दो आपका अपवाद है, अगर नमः और पुरः है उसके साथ में क या फिर क ख या प फ आ रहा है, तो उसका स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नमः प्लस कार क्या हो जाएगा, नमस्कार। पुरः प्लस कार क्या हो जाएगा, पुरस्कार। तो ये दोनों अपवाद है जिसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं हिंदी की कुछ विशेष संधियां। तो जितने भी हमने भेद पढ़े अब तक, उसके अलावा भी कुछ हिंदी में संधि होते हैं, उसका एक बार परिचय हम लोग देख लेते हैं। संस्कृत के संधियों के अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियां होती है। मतलब संस्कृत की जो संधियां थी उसको तो हमने वैसे ही अपना लिया, इसके साथ साथ हिंदी में कुछ विशेष संधियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है, तथापि कुछ का परिचय निम्नलिखित है। तो सारे नियम तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी नियम अब तक स्पष्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आ का अ हो जाना, इसमें देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा, आम प्लस चूर, अमचूर हो गया, मतलब आ अ में परिवर्तित हो जा रहा है। हाथ प्लस कड़ी, हथकड़ी हो गया। राज प्लस वाड़ा, रजवाड़ा हो गया। लड़का प्लस पन, तो देखिए आ यहाँ पे जो है अ में परिवर्तित हो जा रहा है, लड़कपन हो जा रहा है। लड़का प्लस पन, लड़कापन नहीं हो रहा है, लड़कपन हो जा रहा है। कान प्लस कटा क्या हो जाएगा, कनकट्टा। दूसरा दूसरा क्या है नियम, ई और बड़ी ई के स्थान पर इया हो जाता है। जैसे शक्ति प्लस आ, उसकी जगह पे क्या हो गया, शक्तियां। तो इया हो गया ना, इया, तो इया आ गया यहाँ पे। तो ई और ई के स्थान पे क्या आ गया है आपका, इया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इया, इस तरह से पढ़ेंगे, देखिए शक्तियां। वैसे लिखते सिर्फ इतना ही है, लेकिन यह आ गया ना आपका। देवी प्लस आ क्या आ गया, देवियां। ये भी आप याद रखेंगे। तीसरा है बड़ी ई या बड़ा ऊ का क्रम से ई ऊ हो जाना, मतलब बड़ी ई का छोटी ई में और बड़ी ऊ का छोटी ऊ में परिवर्तन हो जाना। जैसे नदी प्लस आ क्या बन जाएगा, नदियां। तो ये बड़ी थी, इधर आने पे छोटा हो गया, छोटी ई में परिवर्तित हो गया। वधु प्लस ये तो क्या हो जाएंगे, वधुएं। तो आप देखेंगे कि ये बड़ी ऊ थी, ये छोटी ऊ में परिवर्तित हो गया। चौथा है आपका ह का भ,
तो इसमें क्या नियम है, जब तब कब सब अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के ह का भ हो जाता है। मतलब अगर ये सब शब्द आ रहे हैं, जब हो गया, तब, कब, सब, अब, उन शब्दों के पीछे अगर ही आ जाता है तो आप ही के स्थान पर भी हो जाता है, इसे समझिए। मतलब ही में जो ह है उसके स्थान पे भ हो जाता है। बाकी इसमें जो बड़ी की मात्रा है उसको तो लगाएंगे ही, तो मतलब ही भी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए, जब प्लस ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ही। कब प्लस ही, कभी। तब प्लस ही, तभी। सब प्लस ही, क्या हो जाएगा, सभी। पांचवा नियम है ह का लोप। कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे ही में ह का लोप हो जाता है। उदाहरण से देखते हैं इसको, यह प्लस ही। तो देखिए यहाँ पे ह का यहाँ पे लोप हो जा रहा है। यह प्लस ही क्या हो गया, यही। ह यहाँ पे गायब हो गया। उसी तरह किस प्लस ही क्या हो जाएगा, किसी। तो यहाँ पे भी देखिए ह यहाँ से लुप्त हो गया, किस प्लस ई, ह यहाँ से गायब हो गया। तो इसी ये नियम यही कहता है, यहाँ ह का लोप हो जा रहा है। वह प्लस ही क्या हो जाएगा, वही। उस प्लस ही क्या हो जाएगा, उसी। तो यहाँ पे सब में देख रहे हैं कि हम ह का लोप हो जा रहा है। कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी लोप हो जाता है। पहले शब्द में आ स्वर का तथा दूसरे से ह व्यंजन का लोप हो जाता है और अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि पहले शब्द से आ स्वर का लोप हो जाता है और दूसरे से ह व्यंजन का लोप हो जाता है, और जो अनुनासिकता है, मतलब कि न और म की जो मात्रा है ऊपर में जो हम लोग देते हैं, वो दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे कि देखिए, वहां प्लस ही, तो यहाँ पे देखिए वही हो गया, ठीक है। ह का तो लोप हो ही गया, ऊपर से आ की मात्रा का भी लोप हो गया, और जो अनुस्वार था वो कहाँ पहुंच गया, ही पे पहुंच गया, मतलब इस पे पहुंच गया। उसी तरह देखिए, कहाँ प्लस ही, कहीं हो गया। यहाँ प्लस ही, यहीं हो गया। जहां प्लस ही क्या हो गया, जहीं हो गया। तो ह का लोप हो रहा है, आ का लोप हो रहा है, और जो अनुस्वार था वो जिसके साथ मेल हो रहा है उस पे आ जा रहा है। तो ये आपने पढ़ा संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, उसमें पहला था आपका स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं वो हमने पढ़ा, सबका हमने उदाहरण देखा। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के क्या क्या नियम होते हैं, उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद आपका आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के क्या क्या नियम होते हैं वो भी हमने देख लिया। तो ये सब तो आपके संस्कृत से लिए हुए कुछ संधियां हैं जिसको हम लोग हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। उसी तरह हिंदी में कुछ विशेष प्रकार की संधियां होती हैं, उसमें भी हमने दो तीन नियम जितने भी थे वो हमने देख लिए। ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, पवित्र शब्द किन वर्णों की संधि से बना है। तो किन वर्णों की संधि से बना है, पो प्लस इत्र। ठीक है। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, तो हरिश्चंद्र में आपका क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र का हो जाता है हरि प्लस चंद्र। जैसा हमने नियम में पढ़ा था, अगर इसके इसके पहले ई हो और उसके बाद में च हो तो क्या में परिवर्तित हो जाता है, आधा श में। हरिश्चंद्र हो गया, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है। अब आते हैं अ प्लस उ की संधि से किस वर्ण का निर्माण होता है, उसे कौन सी संधि कहते हैं। अ प्लस बड़ी ऊ की के मेल होने से कौन सा आपका वर्ण उत्पन्न होगा, वो है ओ। और इसको कौन सी संधि हम लोग बोलते हैं, गुण संधि। तो इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, आप उसको याद रखेंगे। इस तरह से भी आपका आ सकता है कि इस दोनों वर्णों के मेल से कौन सा वर्ण बनता है और उसको कौन सी संधि बोलते हैं। विशेषकर जो आपके स्वर संधि के जितने भी भेद हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि संधि, यण संधि, तो इन सबको आप याद रखेंगे और उनके क्या क्या नियम है, किन किन स्वरों के मेल से वो बन रहे हैं, उनको भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह का भी प्रश्न आपका आ सकता है। और भी आया हुआ आपका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्पों में से चुनिए। तो लघु उत्तरीय का क्या हो जाएगा आपको, देखिए लघु प्लस उत्तरीय हो जाएगा। तो ये जो छोटी ऊ है वो बड़ी ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा लघु प्लस उत्तरीय। सुरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताइए। सुरेंद्र का क्या हो जाएगा आपका, सुरेंद्र का आपका हो जाएगा इनमें से सुर प्लस इंद्र। तो अ प्लस ई क्या बन जाएगा, ये आपका आपका बन जाएगा ए, सुरेंद्र। सदैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए।
तो सदैव का क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, तो आ प्लस ए क्या बन जाएगा, ए, सदैव हो जाएगा। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, निश्चल का क्या हो जाएगा, नि प्लस छल, तो विसर्ग है, छ है और इधर पे ई की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा, ये आधार में परिवर्तन हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, नि प्लस छल। निम्न में बहिष्कार के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, बहिष्कार का क्या हो जाता है आपका, बहि प्लस कार। आत्मोत्सर्ग में प्रयुक्त संधि का प्रकार क्या है, तो आत्मोत्सर्ग का संधि क्या हो जाएगा, पहले तो आत्मोत्सर्ग का क्या हो जाएगा, आत्म प्लस उत्सर्ग, और ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। ये कौन सा संधि है आपका, ये आपका होता है गुण संधि। आप याद करेंगे कैसा, किसमें हमने बताया था, गुण संधि में बताया था। निम्न में से, ये दीर्घ है, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, मतलब इसमें दीर्घ संधि किसमें आ रहा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, बाकी को आप कर लीजिएगा, देख के आप लोग कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ इसका सही उत्तर क्या है, दैत्यारी। दैत्यारी को अगर आप तोड़ेंगे, इसको कैसे होगा, दैत्य प्लस अरि, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, अ प्लस अ का मेल हो रहा है, और इसी को हम लोग दीर्घ संधि बोलते थे, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे उसको संधि। और संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा हमने बताया था, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दयानंद को हम लोग कैसे तोड़ेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा इसका, दया प्लस आनंद, दयानंद हो गया। अब इसमें आ प्लस आ की मात्रा आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम, कपीश में प्रयुक्त संधि कौन सा हो जाएगा आपका, पहले कपीश को तोड़िए, इसको कैसे लिखेंगे, इसका संधि करेंगे, तो कपीश का हम लोग क्या लिखेंगे, कपीश का हो जाएगा आपका कपी प्लस ईश, तो इसमें कौन कौन से, छोटी ई प्लस बड़ी ई, और वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी ई में, तो ये भी सवर्णी स्वर जिसको हम लोग बोल रहे थे, तो किसका, कौन सी संधि इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें हो गया आपका दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम, तो सदैव देखिए, सदैव को तोड़िए पहले, इसको सदैव को कैसे लिखेंगे आप लोग, सदा प्लस एव, मतलब इसमें हो रहा है आ प्लस ए, डिफरेंट स्वर है आपका, तो आ प्लस ए मिलके क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है ए, ठीक है। ये कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्वर संधि, तो इसमें व्यंजन संधि नहीं होगा, विसर्ग संधि नहीं होगा, आपका स्वर संधि हो जाएगा, क्योंकि स्वरों का मेल हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये स्वर संधि में पूछ रहा था कि कौन से स्वर संधि है, देखिए वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यंग संधि, यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, तो ये आपका प्रश्न इजी हो जाता है। अगर उसमें पूछता है कि कौन सा स्वर संधि है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें आपको याद करना होता है। यहाँ तो आप सीधे सीधे देख लेंगे कि दो स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए स्वर संधि हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे चलते हैं, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, आप देखेंगे, बाकी को आप तोड़ के देख लीजिएगा, इसमें आपका ओ प्लस अन पवन, इसमें ओ और अ का मेल हो रहा है, यानी दो स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए स्वर संधि हो जाएगा। बाकी अगर आप जैसे इसको देखिए, मनः प्लस हर हो जाएगा, तम प्लस योग हो जाएगा, नमः प्लस कार हो जाएगा, तो बाकी कोई भी स्वर संधि नहीं है, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि है। आगे, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है बताना है, तो इसमें आप देख लीजिए, सदा सदैव में क्या हो जाएगा आपका, आ प्लस ए हो जाएगा इसमें, जैसा कि हमने पहले देख लिया है। जलौघ में आपका क्या हो जाएगा, जल प्लस औघ, मतलब जल प्लस ओघ होता है, तो अ प्लस ओ हो जाएगा। गुरुपदेश में क्या हो जाता है, गुरु प्लस उपदेश,
अ प्लस उ हो जाएगा, तो ये तो आपका दीर्घ संधि हो गया। परमौदार्य, परमौदार्य में क्या हो जाएगा आपका अ प्लस परम प्लस औदार्य, तो अ प्लस अ हो गया। तो इसमें देखिए ये भी आपका वृद्धि संधि है, ये भी वृद्धि संधि है, ये भी वृद्धि संधि है। आप देखेंगे कि गुरुपदेश उ प्लस उ क्या हो जाएगा आपका, ये दीर्घ संधि हो जाएगा, समान वर्ण का हम लोग मेल कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद, जैसा एक और क्वेश्चन हमें बताया था, दैत्य प्लस अरि, अ प्लस अ का मेल हो रहा है इसलिए दैत्यारी हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। बाकी आप देखेंगे तो वो दीर्घ संधि आपका नहीं होगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, पवित्र को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? ओ प्लस इत्र, इसमें किसका मेल हो रहा है? ओ प्लस ई का, तो ये आपका किसका हो जाएगा उदाहरण? अयादि संधि का। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा इति प्लस आदि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निरर्थक का आपका हो जाएगा निह प्लस अर्थक। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का आपका हो जाएगा धरा प्लस ईश। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का आपका हो जाएगा निह प्लस आशा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोष्ण का आपका हो जाएगा महा प्लस उष्ण। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आशीर्वाद का आपका हो जाएगा आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। महेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महेश का आपका हो जाएगा महा प्लस ईश। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का क्या हो जाएगा आपका? सत प्लस मति। अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अन्वय का क्या हो जाएगा? अनु प्लस है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो परोपकार के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पर प्लस उपकार, तो किसका मेल हो रहा है? अ प्लस उ का मेल हो रहा है, जो कि क्या होता है आपका? गुण संधि होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें देखिए स्वर संधि आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अगर आप सबको आप तोड़ेंगे तो इसमें जो आपका मनवंतर है, मनवंतर को आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? मनु प्लस अंतर, ये आपका मनवंतर हो गया। इसमें उ प्लस अ का मेल हो रहा है और जब ये होता है क्या हो जाता है? व। तो ये किसका उदाहरण है आपका? यन स्वर संधि का उदाहरण है। तो यही एक सिर्फ स्वर संधि होगा। देखिए ये तो आपका विसर्ग संधि हो गया और ये दोनों आपका व्यंजन संधि हो गया। तो इसमें ही आप देख पा रहे हैं कि स्वर संधि है, स्वर में भी आपका कौन सा संधि है? ये यण संधि है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल, निश्चल है, देखिए छ नहीं है यहाँ पे, निश्चल है तो निह प्लस चल हो जाएगा, निह प्लस चल निश्चल। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि किसमें है बताइए? इसमें से विसर्ग संधि आपका कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा निश्चल, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा? निह प्लस चल। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तऋषि का क्या हो जाएगा आपका? सप्तऋषि का हो जाएगा आपका सप्त प्लस ऋषि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तपोवन में हो जाता है तपह प्लस वन, इसलिए कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम, स्वागत में आपका हो जाता है सु प्लस आगत, इसमें उ प्लस आ है और ये कौन सा संधि होता है आपका? ये होता है यण संधि। और किसमें बदल जाता है? व में। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम, दिगंबर का क्या लिखते हैं हम लोग? दिक प्लस अंबर, ये हो जाता है आपका दिगंबर। और इसमें जैसा देख रहे हैं कि व्यंजन का मेल हो रहा है किसी स्वर के साथ, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो अगर आप देखेंगे इनमें से, जैसे कि रजनीश हो जाएगा आपका, क्योंकि रजनी प्लस ईश, तो बड़ी ई की मात्रा का मेल हो रहा है
और ये मिलके बड़ी ई बन जाएगा, इसलिए आपका स्वर संधि हो जाएगा रजनीश। बाकी को आपको तोड़ के देख लेंगे, कोई इसमें से स्वर संधि नहीं होगा। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, प्रत्युपकार का क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद है, गायक का हो जाता है गय प्लस अक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है, अभिषेक का आपका हो जाता है अभि प्लस सेक। देखिए यहाँ पे अभि प्लस सेक ये हो जाएगा। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, यद्यपि में क्या हो जाता है आपका यदि प्लस अपि, मतलब कि ये आपका हो गया ई प्लस अ, जो कि य में परिवर्तित हो जा रहा है। ये किस संधि का आपका उदाहरण है, ये है आपका यण संधि का उदाहरण। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो महोदधि में आपका स्वर संधि मिलेगा, क्योंकि महा प्लस, ऐसे ही आपको सबको तोड़ के देखना है, महा प्लस उदधि, तो आ प्लस उ, दो स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बाकी को आप देखेंगे तो वो स्वर संधि के उदाहरण नहीं है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पवित्र आपका हो जाएगा ओ प्लस इत्र। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनोयोग का आपका हो जाएगा मन प्लस योग। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रत्येक का आपका हो जाएगा प्रति प्लस एक। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरीश का आपका हो जाएगा गिरी प्लस ईश। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, नायक में कौन सा संधि है, इसको पहले तोड़िए, तो इसका हो जाता है नय प्लस अक, मतलब इसमें मेल किसका हो रहा है, ए प्लस अ का, जो कि क्या बन जाता है आए। तो ये किस संधि का आपका है, स्वर संधि में से कौन से संधि का है ये आपका हो जाता है अयादि संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, चंद्रोदय को हम लोग कैसे लिखेंगे, चंद्र प्लस उदय, मतलब इसमें किसका किसका मेल हो रहा है, अ प्लस उ का, जो कि क्या बन जाता है ओ, और ये हमारा गुण संधि का उदाहरण है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, यशोदा को कैसे हम लोग लिखते हैं, यशोदा को हम लोग लिखते हैं यश प्लस दा, और जहां भी विसर्ग आ गया तो हम लोग विसर्ग संधि बोल देंगे। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। बोल रहा है कि एक शब्द जो है वो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसमें उसको पता करना है। तो देखिए तथैव तो ऐसे ही शब्द होता है, तथापि भी सही शब्द है, तदाकार भी सही शब्द है, तदोपरांत, देखिए हाँ ये तदोपरांत जो है इसका कैसे बना है, ये तत् प्लस उपरांत, जो कि अगर आप इसका मेल कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है उ बन जाएगा तदुपरांत। तो तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय में, अभ्युदय को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, इसको अभि प्लस उदय, तो ई प्लस उ, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाता है यण संधि में। स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के भेद कितने हो जाएंगे आपके, कितने भेद हैं, 5। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि का उदाहरण इसमें से करना है तो आप सबको तोड़ के देखेंगे, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा आपका रत्नाकर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, रत्न प्लस आकर, तो अ प्लस आ दो स्वरों का मेल है, इसलिए स्वर संधि हो जाएगा। व्यर्थ शब्द में किर्ण वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ को हम लोग कैसे लिखेंगे, व्यर्थ को हम लोग लिखते हैं वी प्लस अर्थ। तो इसमें देखिए किसका किसका इसमें हुआ है, छोटी ई प्लस अ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई प्लस अ। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, घुड़दौड़ का आपका हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। महोदय का सही संधि विच्छेद है, महोदय का आपका क्या हो जाएगा महा प्लस उदय। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तन्मय का आपका हो जाएगा तत् प्लस मय। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, उद्धरण का आपका हो जाएगा उत प्लस हरण।
तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तेजोमय का क्या हो जाएगा आपका, तेजः प्लस मय। राकेश का सही संधि विच्छेद है, राकेश का हो जाएगा राका प्लस ईश। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम, तो निरोग को हम लोग कैसे लिखते हैं, नि प्लस रोग। हमने बताया था कि ये दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो हमको इतना ही बताना है, वो है विसर्ग संधि का। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम, निर्जन भी कैसे होता है, निर्जन भी आपका नि प्लस जन हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, वात प्लस अनुकूल। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र का आपका हो जाएगा ब्रह्म प्लस अस्त्र। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उच्छ्वास का आपका हो जाएगा उत प्लस श्वास। प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति उत्तर का प्रति प्लस उत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नमस्ते का क्या हो जाएगा आपका, नमस्ते का हो जाता है नमः प्लस ते। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है, संतोष का आपका हो जाएगा सम प्लस तोष। उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या है, उज्जवल का आपका हो जाता है उत प्लस ज्वल। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, विश्वामित्र का आपका हो जाएगा विश्व प्लस अमित्र। संगम का सही संधि विच्छेद क्या है, संगम का आपका हो जाएगा सम प्लस गम। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागतम को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इसको सु प्लस आगतम। तो इसमें उ प्लस आ का मेल हो रहा है, और ये कहाँ होता है आपका, और एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, व में। और ये आपको किस संधि के अंतर्गत आता है, ये आपका आ जाएगा यण संधि। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो भानुदय को कैसे तोड़ेंगे आप, पहले भानु प्लस उदय, दो छोटी ऊ की मात्रा जुड़कर बड़ी ऊ बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलेंगे आप दीर्घ संधि, क्योंकि समान स्वर है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, सूर्योदय को कैसे लिखेंगे, सूर्य प्लस उदय, और इसमें इसमें अ हो गया, और इसमें उ हो गया, और ये बन के क्या बन जा रहे हैं आपके, ये बन जा रहे हैं ओ, सूर्योदय हो जा रहा है। ये किसका, अ प्लस उ गुण संधि होता है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम, तो जैसा बताया था हरिश्चंद्र का क्या हो जाता है, हरि प्लस चंद्र, यहाँ विसर्ग है इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे दो विसर्ग है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, उच्चारण को हम लोग कैसे लिखते हैं, उच्चारण को हम लोग लिखते हैं उत प्लस चारण। जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे आपका व्यंजन आ गया, तो आपको सीधे सीधे व्यंजन संधि मार देना है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है, उल्लेख का आपका क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अत्याचार का हो जाएगा अति प्लस आचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिगंबर का हो जाएगा दिक प्लस अंबर। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उड्डयनम का हो जाएगा आपका उत प्लस डयनम। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, निर्विकार में, तो निर्विकार में आपका हो जाता है नि प्लस विकार, नि प्लस विकार हो जाता है निर्विकार। जैसे ही विसर्ग आया विसर्ग संधि, आपका उत्तर हो जाएगा। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, सत्याग्रह में आपको क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। तो इसमें किसका मेल हो रहा है, अ प्लस आ का मेल हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा संधि आपका हो जाएगा, दीर्घ संधि। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, श्रावण का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा श्रव प्लस अन। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, काव्योर्मी का हो जाता है काव्य प्लस उर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, निरुत्तर का क्या हो जाएगा, निह प्लस उत्तर। मनः प्लस भाव क्या बन जाएगा आपका, मनः प्लस भाव आपका बन जाएगा मनोभाव। निह प्लस विकार आपका क्या बन जाएगा, का बन जाएगा निर्विकार। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जन का हो जाएगा आपका सत प्लस जन। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, सन्मार्ग में, तो सन्मार्ग को पहले तोड़ लीजिए,
सन्मार्ग का क्या हो जाएगा? तत् प्लस मार्ग। जैसे ही देखा आपने व्यंजन आ गया तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, ज्ञानोदय को आप क्या लिखेंगे? ज्ञान प्लस उदय। तो ये भी आप देख रहे हैं अ प्लस उ है, तो दो स्वरों का हो रहा है यहाँ पे संधि, तो इसलिए स्वर संधि हो जाएगा। निराधार में प्रयुक्त संधि है, निराधार को आप कैसे लिखेंगे? निह प्लस आधार, तो ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? इसमें विसर्ग संधि किसमें हो जाएगा? आप सबको तोड़ के देखेंगे तो इसमें आपका पाएंगे कि अतः प्लस एव, जिसमें आप देखते हैं कि विसर्ग, जो आपका विसर्ग है वो लुप्त हो जाता है और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो जब आप सबको तोड़ के देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि सत प्लस कार, जो कि सत्कार हो जाता है, जिसमें आप व्यंजन और व्यंजन का आपका मेल हो रहा है, सत प्लस कार, तो आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो ऐसा स्वर संधि के किस भेद में होता है ये बताना है आपको, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा किसमें होता है? ये होता है आपका गुण संधि में। सत प्लस चरित्र इक्वल टू सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो इसमें देखिए व्यंजन संधि का ये उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि व्यंजनों का मेल हो रहा है, तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? यहाँ पे विसर्ग है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा आपका? ये बन जाएगा उद्धार। दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दृगंचल का हो जाएगा आपका दृक् प्लस अंचल। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पर्यावरण का हो जाएगा आपका परि प्लस आवरण। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवन का हो जाता है पो प्लस अन। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में, यथार्थ का क्या हो जाता है? यथा प्लस अर्थ, तो इसमें किसका मेल हो रहा है? आ प्लस अ का, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि। महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय को हम लोग कैसे तोड़ते हैं? इसको महा प्लस उदय, तो इसका किसका किसका हो जाएगा? आ प्लस उ, और एक किसका उदाहरण है? गुण संधि का। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य को हम लोग कैसे तोड़ते हैं? इसको मत प्लस एक, ये हो जाता है मतैक्य, तो इसमें किसका किसका? अ प्लस ए का हो रहा है संधि, ये कौन सा संधि आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा वृद्धि संधि। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशोधरा का, यशोधरा का आपका हो जाता है यश प्लस धरा। तो अब चलिए रिवीजन के तौर पे कुछ और प्रश्न को देख लेते हैं। तो फिर से दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? ये सब मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, जल्दी बताइए। संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। षण्मास का संधि विच्छेद क्या होगा? षण्मास का क्या होगा आपका? षट प्लस मास। अ प्लस ई का ए बन जाना स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो किसको व्यक्त करता है? गुण संधि को। पवन शब्द में संधि है, पवन का, पवन का आपका क्या बताया था मैंने? ओ प्लस अन, क्या बन जाता है ये? अयादि संधि। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का आपका हो जाएगा ऋग प्लस वेद। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस शिष्ट। गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। गलत संधि विच्छेद वाला कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें देखिए ये तो सही है, पद प्लस हति पद्धति, तत् प्लस टीका तट्टिका, शरद प्लस उल्लास शरदोल्लास, ये भी सही है। आप यहाँ पे देखिए उद प्लस डयन, तो उद प्लस डयन नहीं, आपका उत प्लस डयन होगा, तभी ये त जो है ड में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका गलत है, गलत दिया हुआ है, यहाँ पे त होना चाहिए था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ में बताइए, जैसा हमने पहले ही बता चुका है व्यर्थ का संधि विच्छेद। तो व्यर्थ में आपका हुआ है ई प्लस अ का। क्या होता है इसका संधि विच्छेद? क्या होता है? वी प्लस अर्थ। तो वी मतलब ई प्लस अ का, इन दोनों वर्णों का संधि हुआ है। गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए।
गुण स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पे चुनना है। तो आप अगर देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे यमुना प्लस उर्मी, इसमें किसका किसका मेल हुआ, आ प्लस उ का, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओ में। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही तो होता है ना गुण गुण स्वर संधि। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा यमुना उर्मी। यथोचित का सही संधि विच्छेद है, यथोचित का आपका हो जाएगा यथा प्लस उचित। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, विद्यार्थी का आपका हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नाविक का आपका हो जाएगा नौ प्लस इक। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, व्यवहार का हो जाता है, व्यवहार का आपका हो जाता है वी प्लस अब प्लस हार। ये आपका हो जाए, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सावधान का सही संधि विच्छेद है, सावधान का आपका हो जाता है स प्लस अवधान। उड्डयन के सही संधि विच्छेद का कौन सा हो जाएगा इसमें से बताइए, इसका हो जाएगा उत प्लस डयन। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निश्चल का हो जाएगा आपका नि प्लस चल। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सद्धर्म का सत प्लस धर्म। संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा, देखिए कौन सा सही नहीं है यहाँ पे, दुस्संधि दु प्लस संधि, ये तो सही है। कोपी कह प्लस अपी, ये भी सही है। लंबोष्ट लंब प्लस ओष्ठ अ ओ, हाँ ठीक है, ये भी सही है। पावक पो प्लस अक नहीं, पो प्लस अक नहीं होगा, पौ प्लस अक होगा, तभी ये पावक होता है। औ और अ तो वो व बन जाता है। तो ये आपका सही उत्तर ये हो जाएगा, आपका ये सही नहीं है, संधि विच्छेद ये सही नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का इसमें से उदाहरण कौन सा नहीं होगा, बाकी सब में स्वर आ रहा है, लेकिन अगर आप जगदीश को अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका जगत प्लस ईस। और जैसे ही जगत आया वहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यंजन है, व्यंजन का संधि हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये स्वर संधि नहीं हो जाएगा, व्यंजन संधि हो। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यशः प्लस अर्थी क्या बन जाएगा आपका, यशार्थी। कुश प्लस आसन में संधि है, कुश प्लस आसन में क्या हो जाएगा संधि आपका, तो आप देखेंगे अ प्लस आ का यहाँ मेल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ। सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदानंद, सदानंद का हो जाएगा सत प्लस आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय को आप जैसे ही तोड़ेंगे तो पुस्तक मतलब अ और आलय का आ, तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अभी प्लस उदय की संधि क्या हो जाएगा, तो तोड़ेंगे तो अभ्युदय हो जाएगा। रित्य अनुसार का सही संधि विच्छेद, रित्य अनुसार का क्या हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में आपका नि प्लस धन होता है, नि प्लस धन हो जाएगा तो जैसे ही विसर्ग संधि हो जाएगा। व्याख्यान में कौन सी संधि है, व्याख्यान को हम लोग कैसे लिखते हैं, व्याख्यान को हम लोग लिखते हैं वी प्लस आख्यान। इसमें किसका किसका हो जाएगा, ई प्लस आ, और ई प्लस आ आपका किसमें होता है, ई प्लस आ आपका होता है जो मिल के क्या बन जाता है य। तो ये आपका किसके अंदर आता है, कौन सी संधि के अंदर आता है आपका, तो ये आ जाएगा आपका यण संधि के अंतर्गत। अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अति उत्तम का अति प्लस उत्तम। हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हिमांशु का हो जाता है हिम प्लस अंशु। सप्तऋषि से बनी संधि है, मतलब इसमें कौन सी संधि आपको देखने को मिल रही है, इसमें आप देखिए अ प्लस री, जो कि क्या बन जा रहा है अर, और ये आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, गुण संधि का। षट प्लस रिपु इससे बनी संधि है, षट प्लस रिपु, षट प्लस रिपु जैसा कि हमने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका हो जाता है षट रिपु, षट रिपु हो जाता है। और ये इसके उदाहरण के तौर पे हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रौढ़ का हो जाता है प्र प्लस ऊढ़। कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कविश्वर का कवि प्लस ईश्वर। कौन से शब्द में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि इसमें से बताना है। तो व्यंजन संधि जैसे ही आप देखेंगे कि बाकी में आपको तो नहीं, इसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका हो जाएगा वाक प्लस ईश। तो इसमें क और ई का मिश्रण हो रहा है, यानी संधि हो रहा है, जो कि ग में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
पंजाब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पंजाब का हो जाता है पंच प्लस आब। व्यंजन संधि के उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इनमें से सब में आपको देखना होगा, इसमें से सारे व्यंजन संधि होने चाहिए। तो देखिए, उल्लास का आपका क्या हो जाएगा? उत प्लस लास, ये तो सही है। उल्लास का, ये तो व्यंजन संधि है। संगम का क्या हो जाएगा? सम प्लस गम, हाँ ये भी है व्यंजन संधि। तथास्तु का आपका क्या हो जाएगा? तथा का आपको तथास्तु का हो जाता है तथा प्लस अस्तु। तो इसमें देखिए आ प्लस आ का मिश्रण हो रहा है, तो इसमें ये तो व्यंजन संधि नहीं होगा, तो इसलिए ये पेयर तो सही नहीं है। अब आते हैं संभावना का क्या हो जाता है? संभावना को हम लिखते हैं सम प्लस भावना, तो ये तो है आपका व्यंजन संधि। दूसरा क्या है? सद्भावना है, सद्भावना का क्या हो जाएगा आपका? सद्भावना का भी सत प्लस भावना होता है, तो ये भी व्यंजन संधि है। तीसरा क्या है? बहिष्कार, तो बहिष्कार का तो बही प्लस कार हो जाता है, बही विसर्ग, ये तो विसर्ग संधि हो जाएगा, तो ये भी पेयर सही नहीं है। अब आते हैं वातावरण का, तो वातावरण का हम लोग क्या लिखते हैं? वात प्लस आवरण। तो जैसे ही वात प्लस आवरण लिखेंगे तो अ प्लस आ का मिश्रण हो गया यहाँ पे, तो ये तो स्वर संधि हो गया, तो ये भी पेयर नहीं हो गया। और उल्लास तो उत प्लस लास, ये है आपका। संस्कृत का हम लोग संधि विच्छेद क्या करते हैं? संस्कृत का हम लोग लिखते हैं सम प्लस कृत, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो उल्लास का आपका उत प्लस लास, संगम का आपका क्या लिखा था? सम प्लस गम, और संभावना का सम प्लस भावना, सब में आप देखेंगे कि व्यंजन संधि, इसलिए आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उच्छ्वास का हो जाता है उत प्लस श्वास। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राकेश का आपका हो जाता है राका प्लस ईश। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो जैसा कि हमने पहले भी बता दिया था, भानु में आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, आप करके देख लीजिएगा, हमने पिछले प्रश्न में बता दिया था। अति प्लस आचार संधि विच्छेद है, किसका है? अति प्लस आचार अत्याचार का। प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्तर। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है, उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा? उत प्लस शिष्ट। सच्चिदानंद का विच्छेद है, सच्चिदानंद का सत प्लस चित प्लस आनंद, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेषण का आपका हो जाएगा अनु प्लस एषण। व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का इसमें से उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका हो जाता है उत प्लस यत, यह व्यंजन का संधि हो रहा है, इसलिए यह व्यंजन संधि हो गया। बाकी को आप तोड़ के देखेंगे तो सारे स्वर संधि या अन्य संधि के उदाहरण होंगे। गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है बताइए? तो देखिए, इसमें से आप अगर देखेंगे तो महर्षि में अगर देखिए तो इसमें महा प्लस, तो इसमें महा प्लस ऋषि, तो इसका क्या हो जाएगा? आ, और इसका री, और ये क्या बन जाता है? अर, महर्षि, ठीक है। तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण तो आपको पता ही होगा, हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। तो रूपांतरण का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? रूपांतरण का रूप प्लस अंतरण। मनोयोग का, मनोयोग का जब आपका हो जाएगा मन प्लस योग। दुराशा का क्या हो जाता है आपका? दुराशा का हो जाता है दु प्लस आशा। सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन होगा? तो इसका हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें बताना है, इसका हो जाएगा निष्कलंक। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पवन का आपका क्या हो जाता है? पो प्लस अन। उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उज्जवल का हो जाएगा उत प्लस ज्वल। प्रेरणास्पद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रेरणास्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद। योगाभ्यास में कौन सी संधि है? योगाभ्यास में बताइए। योगाभ्यास को तो सिंपल है तोड़ना, योग प्लस अभ्यास, और इसमें देखेंगे कि अ प्लस अ हो रहा है समान वर्ड, तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर को हम कैसे लिखते हैं? मनः प्लस हर, तो जैसे ही विसर्ग आया विसर्ग संधि। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का ने प्लस अन। अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस आचार। तद्धित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तद्धित का आपका हो जाएगा तत् प्लस हित।
उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्विग्न का आपका हो जाएगा उत् प्लस विग्न। अ आ के बाद इसमें क्या बोल रहा है कि अ आ के बाद पहला कंडीशन है ई आए तो ये किसमें ए में बदल जाए, उ आए तो उ ओ में बदल जाए, री आए तो अर हो जाता है। इसमें इसको कौन सी संधि हम लोग बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं गुण संधि। मतैक्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मतैक्य का आपका हो जाएगा मत प्लस ऐक्य। इसमें देखिए ई ई उ री ली के बाद कोई स्वर आए तो ये क्रमशः य व र ल में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग? इस परिवर्तन को बोलते हैं यण संधि। बध्वा गमन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बध्वा गमन का हो जाएगा बधु प्लस आगमन। उ ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ, औ का आव हो जाता है। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को अयादी संधि बोलते हैं। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। वागीश शब्द का संधि विच्छेद है, वागीश का क्या हो जाएगा? वाक प्लस ईश। वाक प्लस मय का संधि पद होगा, वाक प्लस मय का क्या हो जाएगा? का वांग्मय हो जाता है। पद प्लस छेद विग्रह पद का संधि शब्द होगा, पद प्लस छेद, पद प्लस छेद का आपका क्या हो जाता है? पद छेद, च और छ आ जाएगा। संयोग शब्द का संधि विच्छेद है, संयोग का सम प्लस योग। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, धनुष टंकार का क्या हो जाएगा? धनु प्लस टंकार। यही शब्द की संधि है, यही का क्या हो जाएगा? बताया था हमने उदाहरण में, यही का हो जाता है यहाँ प्लस ही, जहां पे ह शब्द का लोप हो जाता है और यहाँ से जो अनुस्वार है वो इस पे आ जाता है, तो यहाँ प्लस ही यही हो जाता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादी सब संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो किसकी संधि, किसके प्रकार है ये? तो स्वर संधि के प्रकार है। विपद प्लस जाल बराबर विपद जाल में कौन सी संधि है? तो इसमें देखिए त प्लस ज है, ये व्यंजनों का मेल हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि आपका 5 प्रकार का होता है। लघुर्मी में कौन सा संधि है? तो लघुर्मी को हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, इसमें उ और उ का होता है जो कि मिलके बड़ी उ बन जाता है। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा आपका? समान वर्ण है तो ये आपका स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। यण संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से बताना है यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले सबको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, सबका संधि विच्छेद आप करेंगे तो इसका हो जाएगा स्वल्प का क्या हो जाएगा? सु प्लस अल्प। स्वच्छ का क्या हो जाता है? टू प्लस अच। और स्वागत का आपका हो जाएगा सु प्लस आगत। और स्वांग का आपका क्या हो जाएगा? स्व प्लस अंग। ठीक है, तो इसमें हमें यण संधि बताना है। यण संधि का क्या है कि ई उ या री का मेल यदि असमान स्वर से हो तो ई का य, उ का व और री का र में परिवर्तित कर, यही होता है ना यण संधि। इसमें देखेंगे कि आप देखिए स्व प्लस अंग, मतलब इसमें अ का मिश्रण हो रहा है, ये तो आपका दीर्घ संधि हो गया। लेकिन बाकी आप देखेंगे उ प्लस अ, यहाँ भी उ प्लस आ हो रहा है, यहाँ पे उ प्लस अ हो रहा है, तो ये आपका यण संधि का उदाहरण है। और नहीं, कौन सा नहीं है? तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो आप इसमें से देखेंगे रजनीश में आपका स्वर संधि होगा, मैंने पहले भी बता दिया आपको। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का आपका हो जाएगा महा प्लस उत्सव। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है आपका? यशोदा में आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आपको अभ्यास के हेतु कुछ प्रश्न दे देता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। बहिष्कार का संधि विच्छेद करना है, नाविक का संधि विच्छेद, दिगंबर का संधि विच्छेद, निराशा, मनोरथ, यद्यपि, इन सबका संधि विच्छेद करना है आपको। व्याकुल कौन सी संधि है? संधि के प्रकार बताना है। दुरुपयोग में कौन सी संधि है? कविश्वर में कौन सी संधि है? रूपांतरण का संधि विच्छेद, दुराशा का संधि विच्छेद, मनोयोग का संधि विच्छेद, तरतु का संधि विच्छेद, निर्धन में कौन सी संधि है? रित्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आशीर्वाद शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा?
यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। उद्योग का संधि क्या होगा? नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो आपका ये सारे आपके अभ्यास प्रश्न हैं, जिसे आप खुद से कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद जब भी आपको लगे कि आपको पूरी समझ हो गई है संधि विच्छेद की, तभी आप इन अभ्यास प्रश्न को करेंगे, नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। संधि विच्छेद से आपके 3 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये था आपका संधि विच्छेद का पूरा टॉपिक, जिसे मैंने यथासंभव जितना आपको समझा सकूं उतना समझाने का मैंने प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा था जिसमें आपकी समझ जरूरी है। इसमें सीधे सीधे याद करने वाली चीजें नहीं है, इसमें आपको कुछ कुछ समझने की भी जरूरत है। इसलिए मैंने आपको ज्यादा प्रश्न भी कराए, ज्यादा मैंने इसमें समझाया भी आपको, और ज्यादा मैं इसमें अभ्यास प्रश्न भी आपको दे रहा हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उसका आंसर करने का आपको कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।